गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज फिर आप सभी के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का अभ्यास के तौर पर आप सभी के लिए लाया हूँ। आप सभी मेरे साथ 10 से 15 मिनट जुड़िए और मेरे साथ अभ्यास करिए और ज़रूर बनाया करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि सेट को आप भी बनाया करिए, है ना। मेरे साथ बनाइए और खुद का विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए कि आप कितना इसमें सही कर पाएँ, है ना। डेली विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। सेट प्रैक्टिस, चाहे आप कम जान रहे हो या ज़्यादा जान रहे हो, सेट प्रैक्टिस डेली करिए। कम भी जानेंगे तो क्या दिक्कत है, जो नहीं जानेंगे उसको याद कर लेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों आज का। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया बच्चों, वो किसने किया है? तो वो किया है राजा राम मोहन राय ने। पेन दिख रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किया है वो किया है बच्चों महात्मा फूले ने। किसने? महात्मा फूले ने। ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज का जो संस्थापक था बच्चों वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया है वो किया है आपका पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। तो आर्य समाज के संस्थापक के रूप में कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? तो बच्चों याद रखना, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने किया। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो किए थे वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला आपका बच्चा आठवां प्रश्न, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? युवा बंगाल आंदोलन का जो मुखिया था वो था हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो। 9वां नंबर क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? शांति निकेतन की स्थापना जो किया था बच्चों वो किया था देवेंद्रनाथ ठाकुर, जिसे आप देवेंद्रनाथ टैगोर भी कह सकते हैं। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था बच्चों विवेकानंद ने, उनके शिष्य विवेकानंद। अगला 11 नंबर है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो याद रखना, अमेरिका का वो कौन सा शहर था? वो था शिकागो। अगला है 12वां प्रश्न, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किया था वो किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है बच्चों, सन डैश को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया? तो याद रखना 1897 में 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया है वो किसने किया है? विलियम जोन्स ने। किसने किया है? विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? यानी मुख्य काम उन्होंने क्या किया था? तो याद रखना, राजा राम मोहन राय का जो मुख्य काम था वो समाज सुधार था। समाज सुधारक के रूप में उसे जाने गए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? तो याद रखिएगा वो कौन थे? लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। अगला, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया?
किसका सहयोग लेकर, किसके प्रयास? तो याद रखिएगा वो थे राजा राम मोहन राय, है ना। अगला, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया कब? तो 1829 में। कब बच्चों? 1829 में। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ऐसे भी प्रार्थना तो आत्मा से ही करना चाहिए, है कि नहीं? प्रार्थना को कैसे करें? कहते एकदम आत्मा से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बच्चों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने किया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक। सही है, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही है। करो या मरो का नारा लाला लाजपत राय ने नहीं, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी। किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। सही है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही। तो इसमें कौन सा गलत है? बी फॉर बिहार। अगला, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बिल्कुल रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। कौन? सुभाष चंद्र बोस। दे दीजिए आंसर। अगला, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? बच्चों रिपीट क्वेश्चन हुआ है ये। लेडी विद द लैम्प एक दिन मैं पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया था। देखो कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है। इस एग्जाम का क्वेश्चन उस एग्जाम में, उस एग्जाम का क्वेश्चन इस एग्जाम में, और सारे एग्जाम के पूछे गए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। इसलिए बच्चों अठस्त रखना है किसी भी कीमत पर। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसे कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कितना सुंदर क्वेश्चन। बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को। भारत के मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयास, मैक्सिमम प्रांत राज्य जो भी था उसको जोड़ने का प्रयास सबसे ज़्यादा इसी ने किया था, है ना। इसलिए इसे कहा जाता है बिस्मार्क। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा। यहाँ से बच्चों साइंस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आधा क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन आपको आर्ट्स के मिल रहे हैं और 25 प्रश्न आपके लिए साइंस के। तो यहाँ से साइंस शुरू हो रहा है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन होता है बच्चों? व्हेल। कौन होता है? व्हेल। याद रखना। अगला, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम? दांत वाली व्हेलों में विशालतम कौन है? वो है स्पर्म व्हेल। क्या नाम है बच्चों? स्पर्म व्हेल। अगला, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? अंडे देने वाला इसमें से कौन है? तो याद रखना वो कौन है? एकिडना। एकिडना जो है वो अंडे देते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते डायरेक्ट। तो अब आपको इसमें, यदि आप कंसस विद्यार्थी तो आपको सिर्फ इसी को याद नहीं रखना, आप साथ ही साथ ये भी याद करिए, इसका मतलब कंगारू अंडा नहीं देता, वो बच्चे पैदा करते हैं। व्हेल भी क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। और सेही भी बच्चे ही पैदा करते हैं। तभी तो आंसर ये जा रहा है ना। तो ऐसे पढ़ा करो, ऐसे याद किया करो, क्या पता कल कंगारू का ऑप्शन आ जाए, व्हेल का ऑप्शन आ जाए, है ना। चलिए अगला है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो चमगादड़ भी स्तनपायी जानवर है, पता होना चाहिए, मतलब पक्षी जो भी कहिए, और ये उड़ता भी है, पता होना चाहिए। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो पक्षी वर्ग में यही नहीं आता है। उड़ता है, स्तनपायी है, लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपर्युक्त में से कौन सा स्तनधारी है? तो स्तनधारी आपका कौन कौन सा? समुद्री गाय भी और समुद्री सिंह भी। ये समुद्री घोड़ा जो है स्तनपायी नहीं है। समुद्री घोड़ा मतलब घोड़ा नहीं समझ जाना, समुद्री घोड़ा मतलब एक प्रकार की मछली,
क्या है? एक प्रकार की मछली है। आंसर कौन सा बच्चों? 1 और 3 किस में? यानी आंसर होना चाहिए बी फॉर बिहार। अगला, डॉल्फिन वर्गीकृत कर सकते हैं। डॉल्फिन जो है बच्चों वो भी स्तनपायी जानवर में ही आते हैं। डॉल्फिन स्तनपायी, और डॉल्फिन को ही राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगला, एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब जानते हैं आप क्या होता है? एम्फीबियन अंग्रेजी वर्ड है, आप इसका मीनिंग समझो, जो जल और थल दोनों पे रहता है, उभयचर। इसे क्या कहते हैं? उभयचर। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? एम्फीबिया। एम्फीबियन, जानवर को एम्फीबियन कहेंगे, है ना? तो एम्फीबिया मतलब जल और थल दोनों पे रहने वाला। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? जानते हैं कौन? वो है मेढक। मेढक जो है वो कहां से सांस लेता है बच्चों? त्वचा से। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल कहा जाता है। कोल्ड ब्लड का मतलब समझते हो तुम? क्या मतलब हुआ कोल्ड ब्लड का? मतलब क्या हुआ? कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि वैसा जानवर, कोल्ड ब्लड एनिमल का मतलब हुआ वैसा जानवर जो वातावरण के अनुसार से अपने टेम्परेचर को बदल लेता है। जैसे हम सब का क्या है? हम सब का चाहे ठंडी हो गर्मी हो, हम लोग का टेम्परेचर सेम रहता है या नहीं है? लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो वातावरण के अनुसार से अपने शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है? चेंज कर देता है। तो उसी में से कौन है? मेढक। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है या नहीं है? इसलिए आंसर ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। मेढक के कयांतरण में, कयांतरण मतलब जब उसका मतलब वो जब बड़ा हो जाता है, मतलब है ना, मेढक क्या होता है? जब थोड़ा सा बच्चा से वो बड़ा हो जाता है तो मेढक के कयांतरण में क्या होता है? उसकी आंत जो है छोटी हो जाती है। क्या होती है? उसकी आंत छोटी हो जाती है, जिस वजह से वो मांसाहारी चीज़ों को खा सकता है। जब छोटा रहता है, छोटा मेढक जब रहता है तो शाकाहारी रहता है ना, वो जली मतलब पौधा वौधा ये सब को खाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी आंत छोटी हो जाती है, जिस वजह से वो मांस का भी भक्षण करने लगता है। आंत छोटी हो जाती है, क्या परिवर्तन हो जाता है? हाँ, जब बड़ा होता है तो आंत छोटा हो जाता है मेढक का। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती है। जैसे ही चींटी तुमको काटेगा ना तो तुम्हारे अंदर में क्या चीज़ डाल देगा? फॉर्मिक एसिड डाल देता है ना, फॉर्मिक एसिड, जिससे तुमको एकदम मज़ा आएगा, मज़ा आता है। वो तो काटेगा तब समझ में आएगा। लॉक हो गया लगता है क्या? पादप कोशिका, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार की होती है? तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। सेल वाल, ये सेल वाल पौधा पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है जिस वजह से डिफरेंट है ना। कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज। हाँ, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? सिंपल सी बात यही, कोशिका भित्ति सेल वाल नहीं रहता है उसमें, ये किस में रहता है? पादप कोशिका में रहता है। और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। ये भी याद रखना, ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कोशिका में बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे आप क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है बच्चों, वो प्रोटीन और साथ ही साथ लिपिड दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, परत में दोनों चीज होता है, प्रोटीन भी और लिपिड भी। इसका मतलब आंसर होना चाहिए ए और बी दोनों, राइट। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका? सॉरी बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण मतलब क्या होता है? जोड़ना। संश्लेषण मतलब जोड़। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है या नहीं है? यानी अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम, जिसे अंग्रेजी में कहोगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, है ना।
इसकी भूमिका जो है वो सबसे ज़्यादा होती है बच्चों, याद रखना। अगला, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है वो कौन सा है बच्चों? वो है क्रेब्स चक्र। कौन सा है? क्रेब्स चक्र। अगला, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था गार्डन पी यानी मटर। कौन सा? मटर, राइट। अगला, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत जो आधारित है वो है लैंगिक जनन पर आधारित। किस पर? लैंगिक जनन पर आधारित। अगला है, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। तो जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है किससे? जीन्स का चित्रण से। जीन्स का चित्रण से। अगला है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जीन। अगला है, जीन है। जीन क्या है? तो जीन जो है वो डीएनए, डीएनए का एक भाग है। डीएनए का एक क्या है? भाग है जीन, राइट बच्चों। दैट्स ऑल। तो ये थे बच्चों आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ अभ्यास किए होंगे और आप फाइनली अपना मार्क्स भी देखा करिए, आपको कितना नंबर आ रहा है, कितने सही कर पा रहे हैं, और जो गलत हो रहा है तो उसको याद भी कर लीजिए। तो बच्चों ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और 50 डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीखिए। और हाँ, सीखने के साथ साथ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है बच्चों, प्रीवियस जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं उसका रिवीजन भी करते रहिए, चाहे जैसे भी करिए, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फिर तो पढ़ना भी बेकार है। तो कैसा लगा वीडियो बच्चों? जैसा भी लगा हो कमेंट जरूर करिए, लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।